यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा। ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 2 का टेस्ट नंबर 7। इससे पहले 6 टेस्ट हम लोग कर चुके हैं और आज की क्लास के अंदर टेस्ट नंबर 7 को हम डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट मैंने मॉर्निंग में जो है वो डाल दिया था हमारे टेलीग्राम के ऊपर, तो आपने अगर अब तक नहीं देखा है तो टेलीग्राम पर जरूर जाइएगा, वहां पर आपको ये टेस्ट मिलेगा। इसका पीडीएफ मैंने वहां पर डाला हुआ है, तो उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, देन ये वीडियो देखेंगे तो आपको और भी बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो आप डायरेक्टली वीडियो देख सकते हैं, तो इससे आपको सारे क्वेश्चन जो है पता चलेंगे और उसका आंसर। लेकिन अगर आप खुद से पहले अगर अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस को, देन उसके बाद में अगर आप इवैल्यूएशन करते हैं तो वो चीज ज्यादा बेस्ट रहेगी। ओके, हाँ जी, चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने टेस्ट के अंदर दिया था वो है जी, क्या इसमें बात करते हैं हम किसका, थ्योरीज का और एक किसका, फीचर का। 4 थ्योरी जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड की आपको दी गई, उनके 4 फीचर दिए गए, तो आपको जो है वो दोनों को क्या करना है, मैच करना है। तो सबसे पहले बोलते हैं थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड जो है उसका वो एब्सोल्यूट एडवांटेज, मर्कनिज्म और कंपैरेटिव एडवांटेज, तो ये 4 थ्योरी दी है। मैंने आपको बोला कि जब कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको जो है वो छोटी टर्म को नहीं पढ़ना, पहले पढ़ना बड़ी टर्म को। तो बड़ी टर्म जो है वो क्या, सबसे फीचर में आप एक ऐसी थ्योरी जिसके अंदर थ्रू स्पेशलाइजेशन कंट्रीज कुड इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। स्पेशलाइजेशन के थ्रू कंट्री जो अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है, ये बोलता है कौन, एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो जो आपका एडम स्मिथ ने एक थ्योरी दिया था एब्सोल्यूट एडवांटेज, तो वो यही तो बात करता है कि इसके अंदर एक नेशन जो है वो जितना एबल रहेगा दूसरों के मुकाबले में, तो उतना ही उसका जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो बोलते थ्रू स्पेशलाइजेशन की वजह से कंट्री इंक्रीज करती है अपनी एफिशिएंसी को, और जिसकी वजह से उसका इंटरनेशनल ट्रेड भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो बी का तो हो गया 1। फिर बोलते हैं एक थ्योरी जिसका एम्फेसिस जो है वो डिमांड साइड के ऊपर ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं थ्योरी रेसिप्रोकल डिमांड। फिर इट एज्यूम दैट देयर इज ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक ऐसी थ्योरी जो बोलते हैं कि एक ही फैक्टर प्रोडक्शन होगा, तो उसको बोलते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज, क्योंकि वहां पे सिर्फ जो है वो किसको, लेबर को ही जो है वो लेके जो है हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेक्निक को या कैपिटल को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते। और फिर एक ऐसी थ्योरी जिसमें कंट्री शुड एक्सपोर्ट मोर देन दे इंपोर्ट, जिसके अंदर कंट्री का मेन ध्यान जो है वो एक्सपोर्ट के ऊपर होता है, इंपोर्ट के ऊपर नहीं होता। तो इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ मर्कनिज्म, जो ये बोलता है जितना आप एक्सपोर्ट जो है वो क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, उतना ही आपके पास मेटल करेंसी के जो रिजर्व हैं वो क्या होंगे, ज्यादा। और जितने मेटल करेंसी के रिजर्व आपके पास ज्यादा होंगे, उतना ही आपका जो वेल्थ जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, 2143। चलो जी आगे बढ़ते हैं। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन गवर्नमेंट एजेंसी। एक ऐसी कौन सी मेन गवर्नमेंट एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग द इंटरनेशनल ट्रेड, तो वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। आंसर जो आएगा वो क्या, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। आगे द थ्योरी सजेस्ट, एक ऐसी थ्योरी जो सजेस्ट करती है दैट द पैटर्न जो है इंटरनेशनल ट्रेड का उसको डिटरमाइन किया जाएगा बाय द फैक्टर एंडोमेंट रादर देन प्रोडक्टिविटी। फैक्टर एंडोमेंट के बेस पर जो है वो आप लोग क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, कि इंटरनेशनल ट्रेड होगा या नहीं होगा, मतलब जिस कंट्री के पास में जोन से फैक्टर ज्यादा होंगे तो वो उसी फैक्टर का यूज करके क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी। तो ये थ्योरी है किसका, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, जो दिया था किसने, हेक्सर बर्टिल और एंड बर्टिल ओलिन ने। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे फिर है जी आपका असर्शन रीजनिंग दिया गया। असर्शन ये बोलती है कंपैरेटिव कॉस्ट की, अगर हम बात करते हैं कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी वो स्टैटिक इन नेचर है। बिल्कुल सही बात है सर, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी स्टैटिक इन नेचर, इसका मतलब ये है कि फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन है, बोले तो लेबर अपने पास में क्या है, फिक्स है। और दूसरा रीजन ये बोलता है कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फिक्स सप्लाई। बिल्कुल सही बात है, दोनों बात सही है। और ये भी फिक्स सप्लाई की बात कर रहा है, ये भी स्टैटिसिटी की बात कर रहा है। दैट मींस की दोनों बातें सही है, और जो आपका रीजनिंग है वो असर्शन को जो है वो 100% जस्टिफाई भी कर रहा है। तो आंसर क्या आएगा, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग दोनों के दोनों सही है, और जो रीजनिंग है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं किसको, असर्शन को। आगे हाँ जी, एक असर्शन दिया गया, बोलता है इन 1991 के अंदर, 1991 के अंदर गवर्नमेंट ने एलपीजी का प्रोसेस चलाया था, आपको अगर ध्यान हो तो। हाँ जी सर, तो बोलते हैं 1991 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम अलाउ करेंगे ऑल फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू एनी इंडस्ट्री विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा नहीं था, गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर को जो है वो ओपन अप किया था। इसका मतलब ये असर्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। फिर बोलता है रीजनिंग ये है कि गवर्नमेंट हैज एनहांस द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट। बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट ने जो है वो एमएसएमई की जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की जो लिमिट है उसको क्या कर दिया, एनहांस कर दिया। ये बिल्कुल सही है। तो असर्शन जो है वो क्या गलत है, जबकि रीजनिंग क्या है, करेक्ट है। आंसर क्या आएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आगे बोलता है इन द रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, जब आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो बोलते हैं वहां पे कैपिटल का रिडक्शन करते हैं, वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो बोलता है द रिडक्शन ऑफ कैपिटल मे टेक द फॉर्म ऑफ, किस तरीके से रिड्यूसिंग द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अनपेड अमाउंट, जो अनपेड अमाउंट है उसके रिस्पेक्ट में रिड्यूस कर सकते हैं लायबिलिटी। दूसरा पे ऑफ कर सकते हैं एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज इन एक्सेस ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट। बिल्कुल सही बात है। कैंसिल कर सकते हैं कोई भी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लॉस्ट और अनरिप्रेजेंटेड बाय द अवेलेबल एसेट। बिल्कुल कर सकते हैं। तो तीनों तरीके से आप लोग जो है वो क्या करते हैं, कैपिटल को रिड्यूस करते हैं। देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर दो स्कीम होती है, एक होता है कैपिटल रिडक्शन, एक है कैपिटल अल्टरेशन। ठीक है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो कैपिटल रिडक्शन के लिए कोर्ट के परमिशन भी चाहिए, एसआर भी चाहिए। ठीक है, तो वो आप कैपिटल रिडक्शन इन मोड से जो है वो आप कर सकते हो। चलो जी आगे बढ़ते हैं।
असर्शन दिया गया व्हेन ए कंपनी अर्न प्रॉफिट प्रायर टू इट्स इनकॉर्पोरेशन, तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात है। फिर बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड। बिल्कुल सही बात है, ये भी आपकी क्या है, एकदम सही है। लेकिन हाँ, वो बात एक अलग है, देखो एसआर पास करके, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके जो है वो आप कैपिटल प्रॉफिट को इस्तेमाल कर सकते हो और अपना डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करने में। लेकिन जनरल टर्म्स के अंदर मैं ये बोलता है कि रेवेन्यू प्रॉफिट को यूज करते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में, कैपिटल प्रॉफिट को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज नहीं करते। तो आंसर जो आएगा वो क्या? असर्शन और रीजनिंग दोनों के दोनों क्या है? करेक्ट है। चलो जी आगे। मैच द फॉलोइंग। लिस्ट दिया आपको, लिस्ट 1 और लिस्ट बी। लिस्ट 1 में एब्जॉर्प्शन, एक्यूमुलेटेड लॉस एंड फिक्टिशियस एसेट, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू प्रॉफिट, और एक आपको दिया है कैपिटल रिजर्व। तो आपको इनको मैच करना है। सबसे पहला बोलते हैं प्रॉफिट ऑन द री इशू ऑफ शेयर इज टू बी ट्रांसफर। जो री इशू जब हम करते हैं शेयर्स को तो उसको ट्रांसफर करते हैं कहां पे? कैपिटल रिजर्व में। तो फोर्थ का तो हो गया 1। फिर व्हेन देयर आर 1 और मोर लिक्विडेशन एंड नो फॉर्मेशन, जब एक या एक से ज्यादा लिक्विडेशन होता है, मतलब कंपनी तो लिक्विड होती है लेकिन नई कंपनी नहीं बनती, तो इसका मतलब क्या होता है? एक्वाजिशन, जिसके अंदर एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेगी। फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज जनरली रिसोर्टेड टू राइट ऑफ। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को क्यों करते हैं? राइट ऑफ करने के लिए बैलेंस शीट में से किसको? एक्यूमुलेटेड लॉसेस को और फिक्टिशियस एसेट को। फिर द ग्रुप शेयर ऑफ द प्रोपोज्ड डिविडेंड बाय द सब्सिडियरी इज एडेड टू, तो उसको किसमें जोड़ते हैं? उसको जोड़ते हैं हम कंसोलिडेटेड रेवेन्यू प्रॉफिट में। तो आंसर जो आएगा वो क्या बनेगा इसका? 2 3 4 1। आगे बढ़ो। असर्शन दिया गया, बोलता है इन अमलगमेशन, अमलगमेशन के अंदर, इन अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, वन कंपनी एक्वायर द बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी। बिल्कुल सही बात है सर, अमलगमेशन के अंदर यही होता है। फिर बोलता है परचेज कंसेशन, देखो एक कंपनी दूसरी कंपनी के बिजनेस को एक्वायर करती है तो एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर होल्डर को, उनके मालिकों को जो है वो क्या? पीसी पे करेगी। बिल्कुल, असर्शन तो एकदम सही है। अब रीजनिंग पढ़ो। रीजनिंग में बोलता है परचेज कंसेशन कैन बी डिफाइंड एज द एग्रीगेट ऑफ द शेयर एंड सिक्योरिटी इशू एंड द पेमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर एसेट बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। ये भी बात बिल्कुल सही है। और अब इसको थोड़ा लिंक करके देखो आप, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन समझ में नहीं आते। देखो असर्शन क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं अमलगमेशन जो है इन द नेचर ऑफ परचेज के केस में एक कंपनी एक्वायर करती है दूसरी कंपनी के बिजनेस को। बिल्कुल, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के बिजनेस को एक्वायर करेगी तो आप एक बात बताओ, तो पहले वाली कंपनी जो बड़ी कंपनी है, एक्वायरिंग कंपनी, वो एक्वायर्ड कंपनी को क्या पे करेगी? उसको पर पीसी पे करेगी। तो दोनों बातें सही है और रीजनिंग जो है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, क्योंकि असर्शन में जो बात बोली गई, जो एक स्टेटमेंट जो आपको दी गई है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन यही तो है, रीजनिंग ही तो है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बोलता है द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड इज वन ऑफ द मेथड। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट, देखो अमलगमेशन होता है 2 तरीके का, एक होता है इन द नेचर ऑफ मर्जर, एक होता है इन द नेचर ऑफ परचेज। तो बोलता है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट, ये होता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर वाला। तो बोलता है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड इज वन ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। बिल्कुल सही बात है, अमलगमेशन के 2 मेथड है, परचेज है और ये मर्जर है, और मर्जर का दूसरा नाम ये एकदम सही है। फिर बोलता है रीजनिंग में बोलता है द एसेट लायबिलिटीज एंड द रिजर्व्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। ध्यान से समझना क्या बोल रहा है, एसेट लायबिलिटी एंड द रिजर्व ऑफ द ट्रांसफरी कौन सी? बड़ी कंपनी होती है, विल बी टेकन ओवर, उसको ले लेती है छोटी कंपनी। ऐसा होता है क्या सर? ये अपोजिट बात बोल रहे हैं। होना ये चाहिए था कि एसेट लायबिलिटी एंड द रिजर्व वो द ट्रांसफरर कंपनी, उसको ट्रांसफरी कंपनी ले ले, लेकिन यहां पे जो बात बोली गई है वो क्या? अपोजिट बोली गई। तो आंसर क्या आएगा कि असर्शन तो क्या है आपकी करेक्ट है, जबकि इसका रीजनिंग जो है बट आर इज फॉल्स। आगे बढ़ो। एक और असर्शन दिया, बोलता है अंडर द ऑटोमेटिक मैकेनिज्म ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ऑटोमेटिक मैकेनिज्म के अंदर डिमांड सप्लाई में एनी डिस्टर्बेंस इज सेटल्ड बाय गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट सर? अगर ऑटोमेटिक ही बोल दिया तो गवर्नमेंट का कोई रोल होता है क्या? नहीं। तो फर्स्ट तो जो है वो क्या? गलत हो गया। रीजनिंग में बोलता है प्राइस मार्केट मैकेनिज्म जो होता है, मार्केट मैकेनिज्म मतलब जो डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस होता है, ठीक है। तो बोलता है मार्केट मैकेनिज्म समटाइम प्रूव टू बी इनएफिशिएंट। ये बिल्कुल सही बात है, मार्केट मैकेनिज्म कई बार जो है इनएफिशिएंट रहता है, क्योंकि इसमें जब कंट्रोल नहीं होगा ना तो आपका एक्सचेंज रेट कहीं भी पहुंच जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि मार्केट जो मैकेनिज्म है, मतलब डिमांड सप्लाई के बेस पर जो आप ये करते हो, रेट सेट करते हो, तो हमेशा ही वो करेक्ट निकल के ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो आंसर जो आएगा वो क्या? बी, मतलब ए तो फॉल्स है बट आर जो है वो क्या है? ट्रू है। आगे फिर असर्शन दिया, बोलता है ए मोनोपोलिस्ट एंजॉय कंसीडरेबल पावर टू मैनिपुलेट द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात, मोनोपोली के पास ये पावर होती है। फिर रीजन में बोलता है मोनोपोली पावर ऑफ द मोनोपोलिस्ट इज मेजर्ड बाय द एक्सेस ऑफ प्राइस ओवर द मार्जिनल कॉस्ट। मतलब यहां पे जो है वो क्या? मोनोपोली पावर जो होती है मोनोपोलिस्ट का, उसको मेजर करते हैं इस तरीके से। नहीं सर, ये गलत है। तो आंसर जो आएगा वो क्या? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो यहां पे ये बोल रहे हैं कि मोनोपोली पावर को ऐसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला इसका नहीं होता है। आगे बढ़े। असर्शन दिया गया, बोलता है ए ओलिगोपोली फर्म डू नॉट हैव ए डिमांड कर्व।
एक मिनट रुकिएगा। हाँ, असर्शन में बोलता है ए मोनोपोली ए ओलिगोपोली फर्म डू नॉट हैव ए डिमांड कर टू इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द फर्म एंड द प्राइस रिजिडिटी। ये बिल्कुल सही बात है। ओलिगोपोली के अंदर जो है हमारे पास फर्म डू नॉट हैव ए डिमांड का, हमारे पास कोई डिमांड का नहीं होता किसका, इंटरडिपेंडेंस नेचर का। इसीलिए हम लोग वहां पर जो डिमांड कर बनाते हैं वो कैसा होता है, किंकी नेचर का बनता है। टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ द इनडिटर्मिनेटेड डिमांड कर, किंक डिमांड कर इज यूज। इसीलिए हम इसको किसको यूज करते हैं, जो आपका डिमांड जो इनडिटर्मिनेट नेचर की है तो उसको मेजर करने के लिए हम किंक की डिमांड कर को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आंसर जो आएगा वो क्या, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। आगे बढ़िए, मैच द फॉलोइंग। अब यहां दिया लिस्ट वन लिस्ट बी। लिस्ट वन जो है वो क्या, परफेक्ट कंपटीशन का बता रखा है। तो परफेक्ट कंपटीशन जो है वो क्या, कहां, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपको आइडेंटिकल प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। मोनोपोलिसी कंपटीशन जो है वहां पे क्या होता है, आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मिलता है। ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है, डोमिनेंट स्ट्रेटजी होती है, इसके अंदर एक फॉर्म जो वो डोमिनेटिंग नेचर का होता है। और डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली के अंदर क्या, डिफरेंट प्राइस होते हैं फॉर द सेम प्रोडक्ट। तो आंसर आएगा 4 3 2 1। आगे इकोनॉमिक्स का एक और क्वेश्चन है, इंडिफरेंस कर्व, डिमांड कर्व, परफेक्ट कंपटीशन और प्राइस लीडरशिप का बताया गया। तो बोलता है सबसे पहले स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। किसका स्लोप डाउनवर्ड होता है, राइट की तरफ, तो वो होता है आपका डिमांड कर्व। फिर जब P इज इक्वल टू AR इक्वल टू MR इक्वल टू D, तो ये आपका जो कंडीशन है ये किसकी कंडीशन है, परफेक्ट कंपटीशन का। फिर बोलता है ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है, प्राइस लीडरशिप देखने को मिलेगा। और इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्या होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 4 1 2 3। आगे, वंस द चेंज ओवर टू द यूरो वाज कंप्लीटेड बाय 1 जुलाई 2002। एक बार जो आपने चेंज ओवर कर दिया यूरो को, जब आप लेके आए थे 2002 के अंदर जो है यूरोपियन यूनियन के अंदर जो है, जब यूरो को लीगल करेंसी के तौर पे लेके आए तो बाकी नेशन की जो करेंसी है उनको क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। तो बोलता है लीगल टेंडर स्टेटस जो था नेशनल करेंसी का इन द यूरोजोन वाज कैंसल्ड, लिविंग द यूरो एज अ सोल लीगल टेंडर इन द यूरोजोन कंट्री। तो ये ध्यान रखना कि जब ये लेके आए तो जो लोकल करेंसी से उनको बंद कर दिया गया। आगे, इन मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग, जब मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग आप करते हैं तो वहां पे वैल्यू जो है प्रोजेक्ट की, कि ये प्रोजेक्ट से अपने को फायदा है या नुकसान है, तो वो डिटरमाइन की जाएगा बाय द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो, एनपीवी के बेस पर। ये ध्यान रखना, एनपीवी के बेस पर हम लोग जो है वो डिटरमाइन करते हैं। आगे स्टेटमेंट 1 दिया, बोलता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर बायलेटरल। बिल्कुल सही बात है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बायलेटरल नेचर का, क्योंकि इसके अंदर बैंक होता है और बैंक का जो है वो एग्रीमेंट जो है वो करता है किसके साथ में, किसी भी इन्वेस्टर के साथ में। ठीक है जी। एंड हेंस एक्सपोज टू द काउंटर पार्टी रिस्क। यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क भी होता है, क्योंकि क्या पता कई बार जो है वो जो इन्वेस्टर होता है या फिर जो हमारा एक्सपोर्टर इंपोर्टर वो भाग भी सकता है। बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट में बोलता है, स्टेटमेंट नंबर 2 बोलती है ए कंपनी दैट वांट टू सेल एन एसेट एट द पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर कैन हेज बाय टेकिंग द शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन। तो वो हेजिंग ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकती है। हेजिंग जो है बेसिकली यही तो टूल है, जब आपको ये लगता है कि आपका रिस्क होने वाला है तो रिस्क को रिडक्शन करने के लिए आप लोग बेसिकली हेजिंग टूल लेते हैं। तो आंसर जो है वो क्या, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। आगे बोलता है जीडीआर को इशू किया जाता है बाय द सक्सेसफुल कोऑपरेशन विद ए व्यू टू अट्रैक्टिंग। जीडीआर क्यों इशू करते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए फॉरेन इक्विटी कैपिटल को। तो ध्यान रखना। और ना यहां पे एक और बात ध्यान रखना, ये फॉरेन इक्विटी कैपिटल के लिए जीडीआर इशू करते हो और फॉरेन डेट कैपिटल के लिए आप लोग जो है वो इशू करते हो एफसीसीबी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड और एफसीईबी फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। ध्यान रखना इस बात को। आगे बोलता स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ एक्सचेंज आर डिटरमाइन इन ए सिंपल आइडिया। तो इस कोड उसको क्या बोलते हैं, सबसे पहली थ्योरी जो होती है उसको बोलते हैं पीपीसी थ्योरी, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, जिसके अंदर क्या बोलते हैं, इट्स स्टेट है इफ टू कंट्री प्रोड्यूस आइडेंटिकल गुड्स, अगर दो कंट्री जो है वो आइडेंटिकल गुड्स को क्या करेंगी, प्रोड्यूस करेंगी, द प्राइस ऑफ द गुड्स शुड बी सेम, तो उनका जो प्राइस है वो क्या रहेगा, सेम होगा थ्रू आउट द वर्ल्ड नो मैटर विच कंट्री प्रोड्यूस इट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, द लॉ ऑफ वन प्राइस। तो लॉ ऑफ वन प्राइस जो है वो आपका गोसफ केसल ने थ्योरी दिया था और उसने ये बोला था कि आइडेंटिकल गुड्स का अलग अलग नेशन के अंदर जो है वो क्या रहेगा, सेम रेट रहेगा, और जो प्राइस डिटरमाइन करेंगे, जो एक्सचेंज रेट आप डिटरमाइन करेंगे वो इसी के बेस पर करते हैं। तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, लॉ ऑफ वन प्राइस। आगे बढ़े, इन डैश सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्सन मेकिंग द स्टडी। किसके अंदर जो है वो सिलेक्शन जो है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, तो वो होता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर। एक मिनट, इन डैश सिलेक्शन ऑफ द सैंपल आइटम, सिलेक्शन जो होता है सैंपल के आइटम का इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्सन मेकिंग द स्टडी, वो प्रोबेबिलिटी है भाई, प्रोबेबिलिटी के अंदर। आगे बढ़ो, मैच द फॉलोइंग। प्राइमरी डेटा जो है इसके बारे में कुछ बात की गई है। प्राइमरी डेटा ये होता है वो डेटा जो कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर खुद से कलेक्ट करता है। सेकेंडरी डेटा डेटा यूज बाय द इन्वेस्टिगेटर विच हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय अदर। पिक्टोग्राम क्या होता है, इसमें रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, और पॉपुलेशन का मतलब क्या है, द टोटलिटी ऑफ द थिंग्स अंडर द कंसीडरेशन, उसको बोलते हैं क्या, पॉपुलेशन।
आगे असर्शन दिया गया, बोलता है पर्सनल इंटरव्यू यूजुअली रिजल्ट इन मोर एक्यूरेट रिस्पॉन्स। बिल्कुल सही बात है, जब हम डेटा कलेक्शन करने के लिए मान लो पर्सनल इंटरव्यू करते हैं तो वहां पे आपका जो रिजल्ट है वो ज्यादा एक्यूरेट नेचर का आता है। बिल्कुल सही बात है। रीजनिंग में बोलता है इन पर्सनल इंटरव्यू इंटरव्यूअर कैन प्रोब मोर डीपली इनटू आंसर। पर्सनल इंटरव्यू के अंदर जो इंटरव्यू होता है वो ज्यादा डेप्थ में जो है वो आंसर की जांच पड़ताल करता है। एंड इफ क्वेश्चन आर नॉट प्रॉपर्ली अंडरस्टूड बाय द रिस्पोंडेंट इट कैन क्लैरिफाइड बाय द इंटरव्यू। और अगर क्वेश्चन रिस्पोंडेंट नहीं समझ पाता तो उसको वो क्लैरिफाई भी करता है। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों की दोनों बातें सही है और जो रीजनिंग करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रही है किसको, असर्शन को। आगे असर्शन दिया गया द मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज द सेम एज द पॉपुलेशन मीन। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। और रीजनिंग दिया गया एज द सैंपल साइज इंक्रीज, जैसे जैसे आप सैंपल साइज को क्या करोगे, बढ़ाओगे, सैंपल टेंड्स टू बी पॉपुलेशन, तो सैंपल बराबर हो जाएगा किसके, पॉपुलेशन के। आगे लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स में बोलते हैं मॉडरेटली लार्ज नंबर ऑफ आइटम चूजन एट द रैंडम। अगर आप जो है एक आपका लॉ होता है वो ये बोलता है, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, वो ये बोलता है जैसे जैसे आप जो है वो क्या करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ जो है वो सैंपल्स को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो वैसे वैसे आपका जो उसमें जो करेक्टरिस्टिक होंगे वो किसके होंगे, पॉपुलेशन वाले होंगे। तो बोलता है मॉडरेटली लार्ज नंबर ऑफ आइटम चूजन एट रैंडम फ्रॉम ए लार्ज ग्रुप ऑफ पोजेस द करेक्टरिस्टिक ऑफ द लार्ज ग्रुप। तो उसके अंदर जनरली पॉपुलेशन वाले करेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेंगे। आगे फिर 26 में बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स इकोनॉमिकल नेचर का होता है, सस्ता होता है, हाँ जी होता है, क्योंकि बाहर नहीं जाना पड़ता आपको। फिर सुटेबल है फॉर पिकिंग द राइट कैंडिडेट हैविंग द रिक्विजिट स्किल, हाँ जी। वाइड चॉइस होती है, नहीं वाइड चॉइस यहां पर बिल्कुल भी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि वाइड चॉइस इसलिए नहीं होती है सर क्योंकि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होती है कि यही कंपनी के अंदर के कुछ बंदे इनमें से सिलेक्ट करना है। फिर इससे डिस्करेज होता है एंट्री ऑफ द टैलेंटेड पूल, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, 1, 2 एंड 4। आगे लो जी, मैच करना है आपको, कॉन्सेप्ट दिया और फीचर दिया। सबसे पहले बोलता है ह्यूमन रिसोर्स जो है वो क्या, इसका फोकस जो है होता है वो होता है किसके ऊपर, मैनेजिंग द फिजिकल एंड द इमोशनल कैपिटल ऑफ द एम्प्लॉय, उसी को तो ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। अच्छा जी, फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या, गेट द क्वालिफाइड पीपल एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एचआरपी करते हैं। डेवलपमेंट के अंदर क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल रिस्पेक्ट, सभी रिस्पेक्ट में जो ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। और रिक्रूटमेंट जो है वो क्या, इट्स इसका जो ऑब्जेक्टिव है इज टू क्रिएट ए पूल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, रिक्रूटमेंट। आंसर जो आएगा वो क्या, 4, 3, 2, 1। आगे बढ़ो, असर्शन दिया गया, बोलता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू रीच इट्स गोल। एचआरएम जो है वो हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि अपने गोल को अचीव करने में, बिल्कुल सही बात है। और रीजनिंग ये बोलती है एचआरएम हेल्प टू कम्युनिकेट एचआर पॉलिसी टू ऑल एम्प्लॉय, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों की क्योंकि अगर एचआर की पॉलिसी सभी एम्प्लॉयज को पता होगा तो ही तो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए वर्किंग करेंगे। तो आंसर जो आएगा वो क्या, दोनों बातें सही है। और जो रीजनिंग है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं किसको, असर्शन को। चलो जी आगे, बोलते सिलेक्शन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, नेगेटिव इन नेचर, बिल्कुल सही। सिलेक्शन नेगेटिव होता है क्योंकि इसके अंदर लोगों की छटनी करते हैं हम लोग, जो अपने पास बहुत सारे लोग आए रिक्रूटमेंट के अंदर उनमें से कुछ को सिलेक्ट करते हैं। फिर बोलता है सिलेक्शन स्टार्ट होता है फ्रॉम द साइकोलॉजिकल टेस्ट, क्या सर ये तो रिसेप्शन के साथ में क्या होगा, स्टार्ट होगा, एंड एंड विद द मेडिकल, ये भी गलत है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ओनली असर्शन जो है वो सही है और रीजनिंग जो है वो क्या है, गलत है। आगे रिक्रूटमेंट नेगेटिव है सर, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ पर्सन को टेस्ट किया जाता है टू सबमिट देयर एप्लीकेशन इन द प्रोसेस रिक्रूटमेंट, बिल्कुल सही बात है। तो असर्शन गलत हो गया, रीजनिंग क्या हो गया, सही हो गया। चलो जी आगे, बोलते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर जो ट्रस्ट होता है, हम ट्रस्ट बनाते हैं, वो एक्ट करता है थ्रू द, किसके थ्रू काम करेगा, तो ट्रस्ट के काम को संभालने के लिए एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रस्टी, ध्यान रखना। आगे, द कैपिटल डैश कैपिटल इन्वेस्टर आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं हु आर प्रिपेयर टू टेक द रिस्क, जो रिस्क उठाने के लिए प्रिपेयर रहेंगे दैट द एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट कैन फेल, तो उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसके अंदर आपका रिस्क बहुत ज्यादा होता है लेकिन जो प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट है वो भी बहुत ज्यादा होता है। आंसर जो आएगा वो क्या, वेंचर कैपिटल। आगे बोलता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बायलेटरल होते हैं, हाँ जी होते हैं, इसीलिए ये एक्सपोज होते हैं काउंटर पार्टी रिस्क, हाँ जी होते हैं। द कंपनी दैट वांट टू सेल एन एसेट एट ए पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर कैन हेज, ये दोबारा रिपीट हो गया, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, रिपीट हो गया यार ये क्वेश्चन। चलो, बोलता है एडीआर इज नॉट ए यूएस, अब ध्यान से सुना, बोलता है एडीआर अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट जो होती है इज नॉट ए यूएस डॉलर डिनोमिनेट, के तो यूएस डॉलर में डिनोमिनेट नहीं होते सर, जो एडीआर है वो यूएस डॉलर में ही डिनोमिनेट होते हैं, तो इसका मतलब असर्शन क्या हो गया, गलत हो गया। फिर रीजनिंग बोलता है एन एडीआर इज ए फिजिकल सर्टिफिकेट, एडीआर जो बेसिकली एक सर्टिफिकेट होता है जो एविडेंस करता है ओनरशिप ऑफ द एडीआर, ये बिल्कुल सही बात है। तो आंसर जो है वो क्या, कि आपका असर्शन जो है वो क्या है, गलत है, ए तो फॉल्स है जबकि रीजन क्या है, ट्रू है। आगे बढ़ो, फिर असर्शन दिया, बोलता है डेवलपमेंट बैंक जो है वो सर्व करते हैं एज एन एजेंट, डेवलपमेंट बैंक जो है वो क्या, एजेंट होते हैं ऑफ द डेवलपमेंट इन द वेरियस सेक्टर लाइक इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल ट्रेड, बिल्कुल सही बात है। रीजनिंग में बोलते हैं फर्स्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो था वो क्या नाम था, आईएफसीआई, उसके एस्टेब्लिश किया 1949 में, बिल्कुल सही बात है। दोनों बातें सही है बट दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए।
आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द डायरेक्ट एंड द डेटाबेस मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जब आप डायरेक्टली जो है वो अपने बायर से बात करते हैं, जब सेलर डायरेक्टली बायर से बात करता है, तो उसमें से कौन सा मोड नहीं है? कैटलॉग होता है, मेलिंग होता है, टेली मार्केटिंग। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया के ऊपर जो आप मार्केटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर या फिर मान लीजिए आप फेसबुक के ऊपर जो आपने पेज बना रखा है, वहां पे अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज डालते रहते हैं, तो वो जो है वो आपके डायरेक्ट मार्केटिंग कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो उसको देखते हैं। आगे बढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर एस्पेक्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का कौन सा मेजर एस्पेक्ट नहीं है? तो ये है आपका एंटरटेनमेंट। ये इसको मेन एस्पेक्ट नहीं मानते। जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो वहां पे हम जुरिडिक्शन सेट करते हैं, भाई कहां पे अपने को डिजिटल मार्केटिंग करना है, ओनरशिप सेट करते हैं वहां पे कि भाई जो ब्रांड इक्विटी है और ब्रांड की ओनरशिप मेंटेन करते हैं, सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं हम लोग। लेकिन एंटरटेनमेंट इसका कोई लेना देना नहीं है। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस इज मोस्ट एक्सपेंसिव। मार्केटिंग रिसर्च में सबसे जो कीमती जो स्टेज है, जहां पे सबसे ज्यादा कोर्स लगते हैं, वो कौन सा? डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में सबसे ज्यादा टाइम लगता है और सबसे ज्यादा पैसा लगता है वहां पे, ठीक है ना, क्योंकि डेटा एनालिसिस करने में, रिसर्च प्लान को बनाने में, रिपोर्ट राइटिंग करने में वो तो एक ही पर्सन कर लेगा, बट डेटा कलेक्शन के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए सबसे जो एक्सपेंसिव जो आपकी स्टेज होती है वो कौन सी होती है? डेटा कलेक्शन। आगे बढ़ो, स्टेटमेंट 1 बोलता है सर्विस मार्केटिंग में बी यूज टू मार्केट ए सर्विस और प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है, सर्विस मार्केटिंग को इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए? मार्केटिंग करने के लिए किसी एक सर्विस या एक प्रोडक्ट को। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोलता था ऑर्गेनाइज एंड द सिस्टमेटिक डेवलपमेंट जो होता है सर्विस सेक्टर का डज नॉट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। अगर सर्विस सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकता, क्या बात कर रहे हो सर? इस टाइम पे हमारे करंट अकाउंट के अंदर सबसे ज्यादा पैसा ही सर्विस सेक्टर कमा के दे रहा है। तो स्टेटमेंट 1 तो क्या है? सही है, लेकिन सेकंड जो है वो क्या है? रॉन्ग है। आगे, जीरो डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जीरो डिफेक्ट जो है वो लेके आता है टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो वो बोलता है ये जीरो डिफेक्ट जो है वो गोल होता है किसका? टीक्यूएम का। और इसके लिए हम लोग वो लेके आते हैं जो हम धीरे धीरे वो करेंगे। आपको अगर ध्यान हो तो अकाउंट्स के अंदर एक तो होता है टीक्यूएम जो 100% के ऊपर बात करता है, और एक होता है जो बोलता है हम आराम आराम से जो है वो क्या करेंगे? डेवलपमेंट करेंगे। आपको अगर ध्यान हो तो हमने अकाउंट्स जब पढ़ा था वहां पे आपको मैंने टारगेट कॉस्टिंग पढ़ाया। जब हमने कॉस्टिंग पढ़ रहे थे तो हमने टारगेट कॉस्टिंग पढ़ा, ठीक है, और कैनमैन भी पढ़ाया आपको। उसके अलावा जो हम लोगों ने एबीसी भी पढ़ा, और वहीं पे हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था अगर आपको ध्यान हो तो, जहां पे मैंने बोला था कि टीक्यूएम जो है वो होता है कहां पे? टीक्यूएम में 100% की बात करते हैं, लेकिन एक और जैपनीज टेक्नोलॉजी है जहां पे हम जो है वो धीरे धीरे चेंज की बात करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताना आप एक बार, ठीक है ना, देखते हैं कितना याद है आपको। चलो, बोलते हैं एपीआईओ जो आपका असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, उसके पास रिसीव होती है द फॉलोइंग फ्रॉम द सिटीजन। सिटीजन से उसको क्या मिलता है? उसको अपील होती है। सर अपील एपीआईओ या पीआईओ के खिलाफ जाती है, इनको नहीं आती, इनके खिलाफ जाती है। कहां पे? फर्स्ट अपील जाएगी एपीलेट ट्रिब्यूनल और सेकंड अपील जाएगी कहां पे? कमिश्नर के पास में। तो ये जो है एपीआईओ या पीआईओ, इनके पास जो इनके पास एप्लीकेशन आती है वो आती है किसके लिए? एप्लीकेशन फॉर द इंफॉर्मेशन। इनसे तो इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, अगर ये नहीं देते तो फिर हम अपील के अंदर जाते हैं। तो आंसर जो आएगा वो क्या? ए। आगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन इंक्लूड, आप क्या क्या ले सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए के बारे में? आप लोग जो है वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं वर्क को, डॉक्यूमेंट को, रिकॉर्ड्स को, टेक नोट्स, एक्सट्रैक्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, टेक सर्टिफाइड सैंपल ऑफ द मटेरियल, ऑब्टेन कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट, डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट, इनके फॉर्म में। तो आंसर जो आएगा वो क्या? ऑल ऑफ द अबव। आगे, पेटेंट के लिए खास बात क्या? पेटेंट एबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या? पेटेंट नोवल होना चाहिए, हाँ जी, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, हाँ जी, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, हाँ जी। तो आंसर क्या आएगा? तीनों चीज होनी चाहिए, तो ये आपके पेटेंट को जो है वो क्या करते हैं? हम लोग रजिस्टर्ड करते हैं। आगे, फॉर्मूला को पेटेंट किया जाएगा उसके बाद ही। फिर स्टेटमेंट नंबर 1 बोलता है पेटेंट राइट जो है वो एक्सक्लूसिव होता है। बिल्कुल सही बात है, पेटेंट अगर आपने करवा लिया तो आपके पास ही एक्सक्लूसिव राइट होगा। स्टेटमेंट नंबर 2 बोलता है नेचुरली अकरिंग, जो नेचर की वजह से अक्कर होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या उनको पेटेंट करवा सकते हो? क्या बात करो सर, उसमें आपका क्या हाथ है? वो तो मदर नेचर नहीं करवा रखा है उसको, ठीक है ना, तो उसको पेटेंट आप नहीं करवा। जो काम नेचुरल तरीके से होते हैं उनको आप पेटेंट नहीं करवाओगे, जो टेक्निक आपने बनाई है, जो फॉर्मूला आपने डेवलप किया उसका पेटेंट करवा सकते हो। तो इसमें क्या स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या करेक्ट है। आगे, मैच द फॉलोइंग। पेटेंट जो है वो क्या होता है? पेटेंट की अगर बात करें तो पेटेंट जो है वो एक्सक्लूसिव राइट है ग्रांटेड टू एन ओनर ऑफ द इन्वेंशन। इन्वेंशन की बात हो रही है मतलब कोई फॉर्मूला टू मेक यूज एंड मैन्युफैक्चर एंड मार्केटेड। ट्रेडमार्क की बात करें तो वो क्या? ट्रेडमार्क का मतलब होता है विजुअल सिंबल, इसमें सिंबल की बात होती है, ठीक है, कोई भी लोगो हो गया, ठीक है, या कोई भी सिग्नेचर हो गया, कोई भी नेम हो गया, वो सब। और कॉपीराइट का मतलब क्या? ये एक एक्सक्लूसिव राइट होता है टू डू और ऑथराइज द डूइंग द लिटरेसी वर्क, ड्रामेटिक या आर्टिस्टिक वर्क, उसके लिए आता है कौन सा? कॉपीराइट। लो जी, अब आगे टेक्स्ट के क्वेश्चन। इसके अंदर ना आपको एक पैराग्राफ दिया और इसके बेस पर आपको 5 क्वेश्चन को जो है वो क्या करना है?
एक्सप्लेन आंसर करना है। बोलता है सबसे पहले बात करते हैं द टर्म असेसमेंट, असेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो बोलता है द टर्म असेसमेंट हैज नॉट बीन डिफाइंड बाय द एक्ट, एक्ट ने उसको डिफाइन नहीं किया। इट इज अ प्रोसीजर ऑफ कंप्यूटिंग टोटल इनकम, ये प्रोसीजर है जिसमें हम कंप्यूट करते हैं टोटल इनकम को एंड टैक्स ऑन सच इनकम। द असेसी की जो ड्यूटी होती है वो होता है टू अप्लाई फॉर द पे टैक्सेस, फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शेल प्रोसेस द असेसी रिटर्न, इशू करता है नोटिस, एंश्योर करता है कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोसीजर शेल अटेक पेनल्टी, और अगर मान लीजिए कोई प्रोविजन को तोड़ा तो पेनल्टी भी मिलेगा। ठीक है, फिर एक पर्सन की बात करें, मिस्टर तोंदूराम, तोंदूराम जी हैं, हु इज डिसेबल, जो खुद डिसेबल था बेचारा, लेकिन वो आईटी फर्म में काम करता था एट ए सैलरी ऑफ 15 लाख रुपए पर एनम था ना, 15 लाख रुपए पर एनम। उसने कंट्रीब्यूट किया 1 लाख रुपए सुपर एन्युएशन फंड में, उसने स्पेंड किया 10,000 रुपए फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डिपेंडेंट डिसेबल। अब इसके बेस पर 5 क्वेश्चन दिए और आपको जो उनको क्या करना है, आंसर करना है। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहला, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न, तो इनकम टैक्स रिटर्न जो है किसको फाइल करनी होती है, कंपनी को हमेशा करनी होती है, फर्म को हमेशा करनी होती है, और इनके अलावा अगर कोई पर्सन है तो उसको करनी होती है अगर उसकी जो टोटल इनकम है वो एक्सीड कर दे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से, तो उसको जो है वो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा। आंसर क्या, ऑल ऑफ द अबव। फिर बोलते ड्यू डेट जो है ऑफ फाइलिंग द, ध्यान से सुना, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न इन केस ऑफ वर्किंग पार्टनर की बात हो रही है और द फर्म जिसके अकाउंट्स ऑडिटेड होने एंड इफ लेट देन इंटरेस्ट भी लगेगा डिफॉल्ट के ऊपर, तो उसका सेक्शन भी बताओ। तो वर्किंग पार्टनर जो फर्म है उसको 31 जुलाई तक नहीं, उसको 30 सितंबर तक, जो वर्किंग पार्टनर होता है ना उसको 30 सितंबर तक जो रिटर्न फाइल करना होता है, और अगर वो कोई डिफॉल्ट करता है रिटर्न को फाइल करने में तो उसके ऊपर जो है वो प्रोविजन लगेंगे किसके, इंटरेस्ट के, वो है सेक्शन 234A। चलो आगे, क्योंकि 234B और C तो एडवांस टैक्स की बात करता है, ध्यान रखना। आगे फिर बोलते हैं कंप्यूट करो नेट इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी है मिस्टर तोंदूराम की, लेकिन वो हम नहीं निकाल सकते, हम निकालेंगे पहले ग्रोस। क्यों नहीं निकाल सकते भी बताऊंगा। देखो उसकी इनकम कितनी थी, पूरे साल की इनकम थी 15 लाख रुपए। ओके, अब 15 लाख की टोटल इनकम है, उसमें से उसको पहले डिडक्शन मिलेगा 80C से 80U तक। देखो 80C में उसने 1 लाख रुपए जमा करवाया सुपर एन्युएशन फंड में, तो डिडक्शन है 1 लाख की। 80DD के अंदर उसको 75,000 की डिडक्शन मिलेगी, क्योंकि उसके ऊपर 1% डिपेंड है जो डिसेबल है। तो डिपेंडेंट डिसेबल के अगर आप कोई उसका खर्चा करते हो तो उसमें खर्चा नहीं देखना, तो उसमें सिर्फ फ्लैट 75,000 की डिडक्शन मिलेगी, और अगर वो सीवियर अगर डिसेबल है तो 1,25,000 की। तो यहां तो नॉर्मल डिसेबल था तो 75,000 की उसमें रिडक्शन मिलेगी। फिर 80U की अगर बात करें, वो खुद भी डिसेबल था तो 80U में उसको 75 की रिडक्शन और मिलेगी। टोटल मिलाकर रिडक्शन जो है उसकी हो गई कितनी, 2.5 लाख की। तो नेट टैक्सेबल इनकम आ गई आपकी 12.5 लाख। 12.5 लाख पे टैक्स निकालो, 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक नील, 2.5 से लेकर 5 लाख रुपए तक 12,500 रुपए। फिर 5 से 10 तक 20% टैक्स लग गया तो 1 लाख, और फिर 12.5 मतलब 10 लाख तक की इनकम पे जो टैक्स लग गया, 10 से ऊपर 2.5 लाख की इनकम है, 2.5 लाख पे 30%, कितना हो गया 75,000। टोटल टैक्स हो गया 1,87,500, इसमें 4% HEC को ऐड करेंगे 7500, तो टोटल जो ग्रोस टैक्स लायबिलिटी आएगी वो कितना, 1,95,000। क्वेश्चन में पूछा हुआ नेट टैक्स लायबिलिटी वो हम नहीं निकाल सकते, वाई, क्योंकि वो एक जॉब कर रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं कहां पे, एक आईटी फर्म में, और जब वो उसका सैलरी पे करते होंगे तो उसका टीडीएस काटते होंगे। तो जो आपका ग्रोस टैक्स लायबिलिटी तो हमने निकाल लिया, अब अगर कोई इसका टीडीएस कटा हुआ है तो उसको यहां से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, फिर जाके नेट टैक्स लायबिलिटी निकलेगी। तो हमको उसका जो ग्रोस टैक्स लायबिलिटी हमने निकाल लिया, बट नेट टैक्स लायबिलिटी का नॉलेज नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो जी आगे। अब बोलता है इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 डबल टैक्सेशन की जो रिलीफ मिलती है वो कैसे मिलती है, आपको बताया मैंने, 2 तरफा प्यार, एक तरफा भी होता है, दो तरफा भी होता है। तो ये क्या, बोथ यूनिलेटरल भी होती है और बाइलेटरल। बाइलेटरल में जब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, और अगर नहीं है तो हमारी कंट्री भी हमको रिलीफ देती है। तो दोनों तरह की है, यूनिलेटरल भी है, बाइलेटरल बोल तो बोथ। आगे बोलते इफ मिस्टर तोंदू, अगर तोंदूराम जो है उसकी कोई हाउस प्रॉपर्टी थी इंडिया में और वहां से कोई लॉस आ गया 3 लाख का, लॉस आ गया कितने का, 3 लाख का, देन दिस लॉस, तो क्या वो जो लॉस है उसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी से या नहीं कर सकते। अगर कर सकते, पहले बताना कर सकते हैं नहीं, अगर कर सकते हैं तो फिर कितना, देन टू व्हाट एक्सटेंट, तो आपको बताना है ये। देखिएगा अगर मान लीजिए कभी क्या आता है, लॉस आता है, ठीक है, 3 लाख रुपए का जो है वो लॉस आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम उसको सैलरी से सेट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सैलरी हेड से सिर्फ एक ही लॉस सेट ऑफ हो सकता है, वो है हाउस प्रॉपर्टी का, ठीक है ना। तो उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, और कितना, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक। तो ये ध्यान रखना, अलाउड है लेकिन मैक्सिमम कितना, 2 लाख तक। ओके, हाँ जी सर। लो जी, ये हो गया हमारे 50 क्वेश्चन। आप इसको मैच कीजिएगा, जो आपने कर रखे हैं उसके साथ मैच कीजिएगा, और फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक बैठते हैं। ओके, हाँ जी सर। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि जैसे मैं कल नई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी तैयारी और भी बेटर हो जाए। ओके, हाँ जी। और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और लेक्चर को लाइक भी कीजिएगा, और अपने आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, हाँ जी सर। चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।